हाँ, तो एपोप्टोसिस आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक हमें खत्म करना है, चैप्टर ही खत्म करना है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इट इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ, ओके, इन विच cells activate enzymes that degrade the cell's own nuclear DNA and nuclear and cytoplasmic protein. Okay? So, एपोप्टोसिस का मतलब ये हुआ कि हम लोग जान रहे हैं प्रोग्राम सेल डेथ है, नेचुरल प्रोसेस है सेल डेथ का। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल जो डेथ होती है, जो सेल डाई करती है, वो सेल खुद ही एक्टिवेट करती है कुछ एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स क्या करेंगी कि उसकी खुद के डीएनए को डिग्रेड करेंगी और प्लस न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिग्रेड करेंगी, ठीक है। ये खुद के ही सेल के प्रोटीन और डीएनए को डिग्रेड करती हैं, इनमें जो एंजाइम सिक्रीट होती है। सो दिस इज द डेफिनेशन। सो इस डेफिनेशन को लिख लो, ठीक है। और एक कोई अनम्यूट करके हमें बताएगा कि जो ये डेफिनेशन लिख चुका हो, ठीक है। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो कि इट इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ इन विच cells activate enzymes that degrade the cell's own nuclear DNA and nuclear and cytoplasmic proteins. Okay. तो इस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो एपोप्टोसिस जो टर्म होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। एपोप्टोसिस टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉलिंग ऑफ, ओके, इसका मतलब है फॉलिंग ऑफ, ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ, तो फॉलिंग ऑफ देखेंगे कैसे होता है। तो वर्ड एपोप्टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। इसमें क्या होता है, ये है नॉर्मल सेल, ठीक है, इसकी होनी है एपोप्टोसिस, ठीक। एपोप्टोसिस जब होगी तो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्लब्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो स्वेलिंग होगी ना, ये वेसाइकल के फॉर्म में छोटे छोटे बॉडीज के फॉर्म में ये ब्रेक ऑफ करके फॉल करने लगेंगी, कुछ इस तरीके से। देखो, यहाँ से ब्रेक ऑफ की और यहाँ से छोटे छोटे बॉडीज के फॉर्म में ये ऐसे करके फॉल होने लगी, ठीक है। ये जो फॉलिंग ऑफ है, ये जो प्रोसेस है सेल का डिग्रेड होने का, सेल का डेथ होने का, इसी प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो बनते हैं ये होते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, या हम एपोप्टोटिक सेल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। अब जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं, जो ये छोटे छोटे जो बॉडीज बनी हैं, इनका क्या होगा, तो इनका बॉडी से इनको बाहर निकालना है। कैसे बाहर जाएंगे, तो इनके पास क्या आएंगे, फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस होगी, फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे, दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। कैसे करते हैं, तो इस तरीके से इनगल्फमेंट कर लेंगे, ठीक है।
अपनी मेम्ब्रेन को बड़ा करेंगे, उस एपोप्टोटिक बॉडी को अपने अंदर ले लेंगे और इसके अंदर होती है एंजाइम जो कि क्या करेगी, इन एपोप्टोटिक बॉडीज को डिग्रेड कर देगी। ठीक है, इसके चारों तरफ एंजाइम्स है। ठीक है, बाद में ये डिग्रेड हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये बॉडी से बाहर भी निकलती हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू है कि ये पूरा प्रोसेस है, ऐसे ऐसे एपोप्टोसिस होती है। अब इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में अंतर क्या होता है। दोनों में सेल डेथ कर रही है। 1 सेकेंड। ओके, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में अंतर ये होता है कि जो एपोप्टोसिस होती है, सबसे पहले देखेंगे नेक्रोसिस। तो जो नेक्रोसिस होती है उनके केस में क्या होता है कि नेक्रोसिस के केस में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की इंटैक्टनेस ही खत्म हो जाती है। ठीक, जगह जगह से रप्चर कर जाती है। ठीक है, जगह जगह से सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है। रप्चर होने के कारण इसमें क्या होता है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। ठीक है, सोडियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है। इन सब के कारण अंदर वाटर बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, वाटर जाने के कारण ये स्वेलिंग हो जा रही है। ठीक है, हाइड्रोपिक चेंजेस आ जाते हैं। साथ ही साथ क्या होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा परमिएबल हो जा रही है। परमिएबल होने के कारण इसकी एंजाइम बाहर निकल रही है और ये एंजाइम क्या कर रही है, ये एंजाइम पूरे सेल को डिग्रेड कर रही है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जब ब्रेक कर गई तो ये एंजाइम सेल से बाहर भी ना जा रही है। जैसे सेल से बाहर जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे जा रही है, एंजाइम्स है और कुछ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं ना, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली जा रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में जब ये चीज पहुंचेगी तो हमारी बॉडी को लगेगा कुछ फॉरेन चीज आ गई है या कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। तुरंत यहाँ पे पीएमएन सेल्स हैं, जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सब आ जाएंगी। तो हमारी बॉडी में क्या होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा। ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस के केस में क्या होता है, देखो एपोप्टोसिस के केस में क्या होता है, इसमें भी सेल डेथ है। इसमें भी सेल डेथ है, लेकिन इसमें जो सेल डेथ हो रही है वो कैसे हो रही है, देखेंगे। ये है सेल, दोनों सेल डेथ है। ये पैथोलॉजिकल सेल डेथ है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है, कुछ पैथोलॉजिकल इवेंट भी है जिसमें एपोप्टोसिस होती है। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। पहले देखो, ये है सेल। ठीक है, अब सेल, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसकी भी हमें ये सेल डाई होनी है। ठीक है, तो डाई कैसे करेंगे, तो पहली बात तो कुछ इंटरनल सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, कुछ इंटरनल सिग्नल आते हैं, कुछ एक्सटर्नल सिग्नल आते हैं। अच्छा, इंटरनल सिग्नल कैसे क्या आएंगे, तो इंटरनल सिग्नल में जैसे डीएनए डैमेज हो गया है, ठीक है, या कोई ऐसी प्रोटीन बन गई है जो मिसफोल्डेड है। मिसफोल्डेड मतलब जिसकी सही से फोल्डिंग नहीं हुई है। फोल्डिंग आगे बताएंगे क्या होता है मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, अभी ऐसे जान लो। फिर उसके बाद एक्सटर्नल क्या होता है, तो एक्सटर्नल में जैसे रेडिएशन हो गया है, ठीक है, रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस है, इंटरनल स्टिमुलस है। ये जो स्टिमुलस आते हैं ये सेल को ये बताते हैं कि अब सेल को जिंदा नहीं रहना है, अब सेल को मर जाना है। ठीक है, तो सेल को मारना है। अब सेल को कैसे मारेंगे, तो इसके अंदर जो होता है प्रोसेस है पूरा, तो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से एंजाइम निकालता है। ठीक है, अब कुछ सोलेबल प्रोडक्ट्स निकालता है, यहाँ भी निकालेगा।
ये एंजाइम सेल को डाई करती है, लेकिन इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटैक्टनेस खत्म नहीं होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होता है। और ये जो पार्ट है एंजाइम और सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का, ये चीज एक्स्ट्रा सेलुलर जाने से पहले ही क्या होता है कि जो मैक्रोफेज होते हैं वो इन्हें इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो जब एंजाइम हुआ, सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हुए, जब ये एक्स्ट्रा सेलुलरली जा ही नहीं पाएंगे तो इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगा। ये तो खाली फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेज, जो कि ऐसे ही टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इस तरीके से मैक्रोफेज उसे इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का, जिसमें नेक्रोसिस के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटैक्टनेस खत्म हो जाती है और साथ ही साथ क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन को ये बढ़ा देता है, इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में। लेकिन एपोप्टोसिस के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती है और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ये कॉज नहीं करता है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने से पहले ही मैक्रोफेज आकर के इसे इनगल्फ करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। ना अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉज है जो कि एपोप्टोसिस कराते हैं। तो एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिक कंडीशन में और पैथोलॉजिक कंडीशन में। तो फिजियोलॉजिक कंडीशन में क्या होता है, बहुत बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिक कंडीशन में कब होगा, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब फीटस का फॉर्मेशन होता है। तो जब फीटस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ पार्ट की एपोप्टोसिस होती है। जैसे क्या होता है कि ये फिंगर है, ठीक है, फिंगर के बीच में स्पेस है, ठीक है, लेकिन जब फीटस बनता है तो फिंगर के बीच में स्पेस नहीं होती है, यहाँ पे ऐसे वेब्ड फिंगर होती है, ठीक है, जैसे डक होता है, डक में जैसे वेब्ड फिंगर होती है वैसे वेब्ड फिंगर होती है। एपोप्टोसिस होती है तो ये वेब्ड फिंगर धीरे 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 ऐसे ये एक वी शेप का एक स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है, वो हट जाता है, इस तरीके से फिंगर सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो एक ये केस होता है। दूसरा क्या होता है, हाँ, दूसरा ये होता है हमेशा हमारे बॉडी में, फीमेल बॉडी में क्या होता है कि यूट्रस जो होती है वो हमेशा अपने आप को मेंटेन रखती है, ठीक है, अपने आप को हमेशा मेंटेन रखेगी। उसमें हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं। तो उस हार्मोन के कारण क्या होता है, ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो मेंटेन रहती है, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ठीक है, मेंटेन रखती है, अपने आप को प्रिपेयर रखती है कि कभी भी फ्यूजन हो सकता है, कभी भी जो है जाइगोट बन सकता है और जाइगोट जो है आकर के अटैच हो सकता है। लेकिन जब ये प्रोसेस नहीं होता है तब क्या होता है, तो वो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग डिजेनरेट कर जाती है और डिजेनरेट करके फिर वो डिजेनरेट कर जाती है, ठीक है, तो तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो डिजेनरेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी एपोप्टोसिस के ही थ्रू होता है, ठीक है। तीसरी चीज है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होती जाती है साइज में, ठीक है, वो भी किस कारण से होती है, तो एपोप्टोसिस के ही कारण से होती है, ठीक है। और बताते हैं तुमको, ठीक है। अच्छा, और देखो क्या होता है कि हाँ, जैसे कुछ ऐसे लिम्फोसाइट जो कि हमारे बॉडी को, मतलब जो सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो लिम्फोसाइट जो है अपने खुद के ही बॉडी के ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे लिम्फोसाइट की भी एपोप्टोसिस की जाती है, हो जाती है, ताकि वो बॉडी से बाहर निकले और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना हो, ठीक है। इस तरीके से ढेर सारे ये फिजियोलॉजिक कंडीशन हो गए। अब देखेंगे पैथोलॉजिक कंडीशन। पैथोलॉजिक कंडीशन में सब
नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। फिर से बोलो, फिर से बोलो, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में, इसी कमेंट सेक्शन में लिखो अपना वो, क्या तुमको प्रॉब्लम है, क्या है ये फिजियोलॉजिक कंडीशन में एपोप्टोसिस। अच्छा ठीक है, फिर से हम बता दे रहे हैं। जैसे देखो, ओके, देखो क्या होता है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो स्टार्टिंग में कुछ चीजें जो होती हैं वो बन जाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो यूज की चीजें नहीं होती हैं, जो काम की चीजें नहीं होती हैं, जो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो यूज नहीं है, उनका धीरे धीरे डिजनरेशन होने लगता है, अपोप्टोसिस होने लगती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हें फिंगर का दिखाती हूँ। देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दी हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो, बच्चे का फिंगर इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, समझने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, ये देखो, जब फीटस होता है तो उसमें ये वेब्ड फिंगर होती हैं, ठीक है, वेब्ड वेब्ड फिंगर होती हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन जैसे ही फीटस थोड़ा और ज्यादा उसमें डेवलपमेंट होने होने लगती है और उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस और ज्यादा आगे बढ़ने लगता है, वैसे धीरे धीरे क्या होता है, ये जो वेब्ड वाली चीज है ये हटने लगती है और यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाती है और सारी फिंगर फिर सेपरेट हो जाती है, वरना फिंगर सेपरेट नहीं होगी, ठीक है, सारी फिंगर सेपरेट हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिससे ये वेब चीज हटाएं और फिंगर को सेपरेट किया जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन है, ठीक है। दूसरी नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन क्या है कि जो यूट्रस होती है वो हमेशा अपने आप को रेडी रखती है, उसकी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखती है कि अगर कभी भी फ्यूजन हो और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए तो वो जाइगोट आकर के उस एंडोमेट्रियम के पार्ट पे आकर के अटैच हो जाए, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होता है 14 डेज के अंदर अंदर, तो वो लाइनिंग डिजेनरेट कर जाती है, जिसे हम एपोप्टोसिस करते हैं और फिर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी एपोप्टोसिस है। तीसरी चीज क्या है कि थाइमस ग्लैंड जो होती है जो कि थाइमस ग्लैंड से जो कि लिम्फोसाइट्स निकलते हैं, तो वो जो थाइमस ग्लैंड होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड छोटी होती जाती है, ठीक है। उसका भी जो डिजनरेशन होता है वो एपोप्टोसिस के कारण होता है। और कभी कभी कुछ ऐसे लिम्फोसाइट जो कि हमारे बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। सेल्फ एंटीजन मतलब जैसे कभी कभी थायराइड ग्लैंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो थायराइड ग्लैंड को ही जो है डाइजेस्ट करने लगता है, इन्फ्लेमेशन करने लगता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लिम्फोसाइट जो कि हमारे बॉडी के ही पार्ट को खत्म कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लिम्फोसाइट्स को भी हटाने का काम एपोप्टोसिस के थ्रू ही होता है, ठीक है, ठीक। अब देखेंगे पैथोलॉजिक कंडीशन में एपोप्टोसिस कैसे होती है। ये तो फिजियोलॉजिक कंडीशन है जो कि डे टू डे लाइफ में होती है। पैथोलॉजिक कंडीशन में कैसे होती है, तो डीएनए डैमेज, जब भी कभी डीएनए डैमेज हो जाएगी, ठीक है, तो सेल का जो कंट्रोल सिस्टम है वही डैमेज हो गया, ठीक है, सेल का कंट्रोल सिस्टम डैमेज। अब क्या करेंगे, जब डीएनए ही खत्म हो गई है तो उस सेल को हटाने के लिए एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है कि उस सेल को पूरा कंप्लीट हम लोग बॉडी से बाहर निकाल दें। ये जो इसका जो पूरा प्रोसेस है कि डीएनए डैमेज के थ्रू कैसे एपोप्टोसिस होती है, ये आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा प्रोसेस है, ठीक है, बताएंगे कैसे होता है।
अभी ओवरव्यू हम लोग जानेंगे। दूसरा, मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन के कई स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब अगर इसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन फोल्ड नहीं होती है, तो वो प्रोटीन गलत वो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रोटीन का वर्क फिर डिफरेंट हो जाता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके वर्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज वो प्रोटीन को बॉडी से बाहर ही निकालना रहता है। तो इस केस में भी एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। और कौन सी केस हो गई? हाँ, कुछ इन्फेक्शन के कारण जो सेल्स डाई करती हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हुए, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हुए तो ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, उस सेल को फिर से नॉर्मल फंक्शन में नहीं आ सकता है, काफी ज्यादा डैमेज हो गया है, तो उसे भी एपोप्टोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए पैथोलॉजिक एंड फिजियोलॉजिक। अब देखेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? HNE स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। पहले ही हम बता दिए हैं HNE स्टेनिंग क्या होती है, ठीक है। हेमेटोजाइलिन है, इओसिन है, एसिटिक डाई और बेसिक डाई है, ठीक है। अब देखो, हाँ, इसमें जो भी सेल्स डैमेज करेंगी उसमें क्या होगा? वही न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियस में या तो पिक्नोसिस हुई, ठीक है, फिर कैरियोरेक्सिस हो सकती है, मतलब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेल्स का भी फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। जो एपोप्टोटिक सेल्स होती हैं, जो सेल होती है, वो धीरे धीरे डैमेज कर जाती है। ये जो सेल है ये धीरे धीरे डिजेनरेट करेगी और ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चरलेस हो जाएगी, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज बनाएगी, ढेर सारी एपोप्टोटिक बॉडीज बनाती है, ठीक है, ओके। और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज है, पहले ही कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, तो ये क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ओके ओके। नाउ यही इसकी मॉर्फोलॉजी है कि कैसे दिखेगा। तो एपोप्टोटिक बॉडीज दिखेंगी और इसके अंदर जो भी हमें जो भी न्यूक्लियस में जो भी DNA फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलिसिस, ये सारी चीजें हो जाती हैं और धीरे धीरे सेल का भी फ्रेगमेंटेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हमें ये मॉर्फोलॉजी में दिखेगी, मतलब सेल्स ऐसे हमें दिखेगा। अब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपोप्टोसिस होती कैसे है? मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम चार्ट बनाएंगे इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और ये चार्ट कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। और अभी हम जिस एंजाइम के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं, ये एंजाइम भी बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए इस चीज को आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। एपोप्टोसिस होती कैसे है? तो एपोप्टोसिस परफॉर्म होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक्टिवेशन ऑफ कौन सा एंजाइम? तो कैस्पेज एंजाइम, ठीक है, कैस्पेज एंजाइम।
ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एपोप्टोसिस होने के लिए कैस्पेज एंजाइम का एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आप देखेंगे कैस्पेज एंजाइम है क्या। व्हाट इज कैस्पेज एंजाइम? ओके, कैस्पेज जो है इस टर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो कैस्पेज सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस, ठीक है, एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस। ओके, नाउ व्हाट इज कैस्पेज? तो कैस्पेज का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस, ठीक है। व्हाट इज सिस्टीन एंड व्हाट इज एस्पार्टेट? ये क्या है? अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। ओके, ठीक है। सिस्टीन का क्या मतलब हुआ? देखो, कैस्पेज एंजाइम वो एंजाइम है जिसका जो कोडॉन होगा, ठीक है, हर एंजाइम एक प्रोटीन होती है, पता होगा। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, और हर प्रोटीन को कोड करने के लिए एक कोडॉन होता है, ठीक है, कोडॉन होता है। मान लेते हैं कि जो सिस्टीन है, मान लेते हैं ए कोडॉन है, ठीक है, मान लेते हैं ए जो है वो सिस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो कैस्पेज क्या है? सिस्टीन डिपेंडेंट, मतलब उसके जो ये जो प्रोटीन का जो कोडॉन है, उसका जो इनिशिएटर कोडॉन, मतलब जो एक्टिव कोडॉन है, जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करता है, वो आगे क्या होगा उसके? तो सिस्टीन अमीनो एसिड होगी, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब कोई प्रोटीन है, मान लो कोई मेम्ब्रेन, कोई भी प्रोटीन है सेल में, ठीक है, मान लो ए है, बी, सी, डी, उस प्रोटीन का ये क्या है? तो सीक्वेंस है, कोडॉन सीक्वेंस है, ठीक है। और उसमें जो बी है, ए मत मानो, के मान लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ए सिस्टीन है ये, तो के बी सी डी, ठीक है। तो जो बी है वो एस्पार्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, एस्पार्टेट। वैसे एस्पार्टेट नहीं बोलते, एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। कोई भी कोडॉन अगर होगा तो उसका सी टर्मिनल इधर होता है और एन टर्मिनल इधर, ठीक है। सॉरी, कोडॉन नहीं, प्रोटीन, सी एन। अब क्या करता है ना, देखो, हाँ, ये कोडॉन है और कोडॉन में ये अमीनो एसिड को ये शो कर रहा है ना, ये शो कर रहा है अमीनो एसिड को। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है सी और एन के बीच में ही होता है ना, तो स्टार्टिंग सी होता है, एन होता है, ऐसे होता है, सी टर्मिनल एन टर्मिनल, ठीक है। तो जो सिस्टीन होती है वो क्या करती है? एस्पार्टिक एसिड जहां भी होगा, जिस जगह भी होगा, उसके सी टर्मिनल पे कट करती है, ठीक है, उसके सी टर्मिनल पे कट करेगी। ये इसका सी टर्मिनल है, यहाँ से इसको कट कर देगी। तो इस तरीके से के अलग हो जाएगा और बी, सी और डी एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, कट कर दिया, ठीक है। यही इसीलिए कहा गया है कि सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज है। मीन जो कैस्पेज का जो चेन है प्रोटीन का, उसमें जो एक्टिव साइट है वहां पे सिस्टीन है, और ये क्या करती है? तो ये जो पूरी प्रोटीन है ये क्या करती है? तो एस्पार्टिक एसिड का जो सी टर्मिनल होता है वहां पे कट करती है, ठीक है, वहां पे ब्रेक करती है, ठीक है, समझ आया?
समझ में आया सबको? ओके, अब हम इसको कोडॉन के फॉर्म में देखेंगे। हेलो हेलो, सब लोग हैं? ओके 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 ओके। नाउ अब हम इसे कोडॉन के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है? अब देखो, अब देखो, जो सिस्टीन है उसका कोडॉन क्या होता है? ये रियल में उसका कोडॉन है, ठीक है? UGC या UGU, ठीक है? ये सिस्टीन का कोडॉन है, UGU या UGC, ठीक है? इन दोनों में से कोई भी कोडॉन सिस्टीन को कोड करता है, ठीक है? आगे कुछ भी है, आगे नहीं हम बताएंगे, आगे नहीं, आगे हम ऐसे इमेजिन कर लेंगे A B, ठीक है, C, ऐसे इमेजिन किए और ये क्या हो गई पूरी? ये पूरी हो गई कैस्पेज एंजाइम, ठीक है? कैस्पेज एंजाइम हो गई। अब क्या करना है? ये जो सिस्टीन है ये प्रोटीन के या एंजाइम के एक्टिव साइट पे है, ये इसका एक्टिव साइट है, ठीक है? अब क्या करना है? अब देखो, अब देखो, अब जो दूसरा सीक्वेंस है, मान लो U, 1 सेकेंड, मान लो U, ठीक है? बीच में आता है क्या? बीच में आता है एस्पार्टिक एसिड का कोडॉन जो कि GAU या GAC से कोड होता है, ठीक है? और यहाँ पे इसका C टर्मिनल है और इसका N टर्मिनल है, ठीक है? आगे क्या है? आगे मान लो V है कोई, ठीक है, P है, ऐसे करके कोई प्रोटीन है, कोई रैंडम प्रोटीन है, ये एंजाइम है, ठीक है? अब क्या कहा था? ये सिस्टीन है और ये एस्पार्टिक एसिड, ठीक है? अब क्या कहा था कि ये जो एंजाइम है वो एस्पार्टिक एसिड के C टर्मिनल पे ब्रेक करेगा। ये सिस्टीन है, ये कहाँ ब्रेक करेगा? तो यहाँ पे ब्रेक करेगा, जो एस्पार्टिक एसिड का C टर्मिनल है। रिजल्टिंग क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग क्या होगा कि U अलग हो गया और प्लस क्या बचा? प्लस बचा GAU या GAC, ठीक है? और क्या बचा? V बचा और क्या बचा? P बचा, ठीक है? ये बचा। तो इस तरीके से इसने सिस्टीन ने एस्पार्टिक एसिड के C टर्मिनल पे ब्रेक किया। यही कैस्पेज एंजाइम का फंक्शन है, ठीक है? तो कैस्पेज एंजाइम हम समझ गए, ओके। नाउ कैस्पेज एंजाइम में अब देखेंगे कि कैस्पेज एंजाइम के कितने टाइप्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कैस्पेजेस, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ कैस्पेजेस हम देखते हैं, इसमें आएगा एक इनिशिएटर और एक आता है इफेक्ट, एक आता है इनिशिएशन, इनिशिएटर और एक आता है इफेक्टर, इनिशिएटर और एक आता है इफेक्टर, ठीक है? एक हुआ इनिशिएटर, एक हुआ इफेक्टर। ध्यान देंगे, जो इनिशिएटर है नाम से क्लियर है कि यही रिएक्शन को इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करेगा। और ये जो इनिशिएटर होते हैं ना, ये
खुद से इनिशिएट होते हैं, ठीक है, सेल्फ इनिशिएटिंग होते हैं। और कोई भी कैस्पेज एंजाइम इनिशिएट कैसे होती है, ठीक है, तो कैसे इनिशिएट करेगी खुद को, तो खुद की ऑटो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, मतलब खुद का जो सीक्वेंस होगा एंजाइम का उसको खुद से ही ब्रेक कर देगी, ठीक है, जो कोडॉन सीक्वेंस होगा उसको ब्रेक कर देगी। ऑटो प्रोटियोलिटिक है, मतलब खुद से ही सीक्वेंस को, अपने सीक्वेंस को ब्रेक कर देगी और इनिशिएट हो जाती है, ठीक है। ऑटो कैटालिसिस है। और जो इफेक्टर होती है वो क्या होती है, इफेक्टर जो होती है वो खुद से इनिशिएट नहीं होती है, इसको इनिशिएट करने के लिए इनिशिएटर कैस्पेज की जरूरत होती है। तो इनिशिएटर पहले खुद से ऑटो कैटालिसिस के थ्रू खुद से इनिशिएट करेगी अपने आप को, फिर बाद में इफेक्टर कैस्पेजेस को इनिशिएट करेगी, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि कौन कौन से इनिशिएटर कैस्पेज होते हैं और कौन कौन से इफेक्टर कैस्पेज होते हैं, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इनिशिएटर कैस्पेज कौन कौन से हैं, तो है 2, 8, 9 और 10, मीन्स कैस्पेज 2, कैस्पेज 8, कैस्पेज 9, कैस्पेज 10, ठीक। और इफेक्टर कैस्पेज कौन कौन से हैं, तो इफेक्टर कैस्पेज है 3, 6 और 7, ये याद रखना है, ठीक है। इनिशिएटर कैस्पेज है 2, 8, 9 और 10 और इफेक्टर कैस्पेज है 3, 6 और 7, ठीक है, ठीक। अब देखेंगे कि कैसे कैस्पेज एक्टिवेट होती है, ठीक है। सो कैस्पेज एक्टिवेट कैसे होती है, तो कैस्पेज क्या करती है, कुछ इनएक्टिव जाइमोजेन को सिंथेसाइज करती है, ठीक है। इनएक्टिव जाइमोजेन या प्रोकैस्पेजेस। तो कैस्पेज क्या करती है, कैस्पेज सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करती है, इनएक्टिव जाइमोजेंस या प्रोकैस्पेजेस। ये एक फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, ये फ्लो चार्ट सब बना लेंगे। तो ये हुआ प्रोकैस्पेज, ठीक है। ओके। हेलो, हाँ बंद हो गया, अच्छा 1 सेकेंड। बहुत सब लोग कॉल करने लगे।